भाग्यशाली हूँ, मुझे उन्होंने अवसर दिया कि मैं आपके बीच में आ पाऊँ। वैसे तो कॉमरेड शमशेर जी के विषय में आप बहुत सारी बातें सुन चुके हैं। एक बहुत बढ़िया फीस यहाँ उनके विषय में वसुदेव जी से आरंभ हुई और कुलदीप चंदेल जी के रास्ते होते हुई हमारे तक पहुंची। बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छे संस्मरण उन्होंने एक सुयोग्य कवि, लोक कवि, जन कवि और प्रगतिवादी और परिवर्तनवादी कवि। लेखक तो हम सब ही हैं यहाँ बैठे हुए, ज़्यादातर लोग। बहुत कम लोग हैं जो लेखन में रुचि कम रखते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरी ये शुरू से ही राय रही है, क्षमा करें अगर मैं किसी से भिन्न राय ले रहा हूँ, कि यदि आपका कविता का, आपकी कहानी का कोई सामाजिक उद्देश्य नहीं है तो आप व्यर्थ प्रयास कर रहे हैं, अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। मैं कोई सामाजिक समस्या उठाता हूँ कहानी में या कविता में, और अगर मेरे लिए संभव हो तो मैं उसका समाधान भी पाठक के लिए प्रस्तुत करता हूँ, तो मैं समाज की बड़ी भारी सेवा करता हूँ। कॉमरेड शमशेर सिंह जी के विषय में मैंने ये देखा है, उन्होंने जो भी कुछ लिखा, दुनिया भर की कविताएं उन्होंने लिखी हैं। ये बात अलग है कि हमारे पास, जैसा वसु जी ने बताया, बहुत कम कविताएं शेष हमारे हाथ लगी हैं। कुछ कविताओं का संकलन उन्होंने किया, कुछ मुझे याद है उनकी भांजी एक जो ऑफर में, हाँ, किरण ठाकुर, उन्होंने भी कुछ संग्रह किया था। और कुछ मेरे पास भी कुलदीप चंदेल जी ने रेफरेंस दिया है तब्दीली का। मेरा इंटरेस्ट पत्रकारिता में उनकी तरह शुरू से ही था, तो मुझे भी उन्होंने वो तब्दीली के कुछ इशू दिए थे जो मेरे पास, जो छपे थे उस वक्त, वो मेरे पास भी पड़े थे। उसमें एक पन्ने में वो सिर्फ अपनी ही कविताएं दिया करते थे। बहुत आनंद आता था, क्योंकि उनकी कविताएं समस्याएं लेकर आती है, मछुआरों की समस्याएं, गरीब आदमी की समस्याएं, मजदूर की समस्याएं, गाड़ुओं की समस्याएं। ये गाड़ू एक बड़ी भारी समस्या होती थी किसी जमाने में, राजाओं के जमाने में, अब नहीं है। तो छोटे छोटे वर्गों की समस्याएं जिनको उन्होंने उठाया और जिनको जागृत करने के लिए उन्होंने अपनी कविताओं को गीतबद्ध कराया। सबसे पहले जो मैं उनके निकट में आया, मेरी और उनकी आयु में तो बहुत अंतर था, वो मुझसे काफी बड़े थे, लेकिन 1946 में शमशेर सिंह जी, कज्जन सिंह जी, सुभाष चंद्र बोस के सेनानी थे, वो 11 लोग सत्याग्रह करते हुए राजा के विरुद्ध यहाँ बिलासपुर में आए थे। वो सबसे पहला निर्भीक सत्याग्रह था जो किन्हीं लोगों ने यहाँ पर किया। लेकिन उन्हें सरकार की पुलिस द्वारा मेरे सामने, क्योंकि ये घटना मुझे आज तक याद है, मैं स्कूल में पढ़ता था, बहुत छोटा था, एक बरामदा था जो सारा शीशे की खिड़कियों से भरा हुआ था। उन्हें खिड़कियां बंद करके भी मैं बाहर बड़ी अच्छी तरह से देख सकता था। खिड़कियां बंद थी, बहुत ही क्लाइमेक्स था, कुछ 100-200 लोग और भी इकट्ठे हुए थे वहां उनको सुनने के लिए कि ये क्या कहते हैं, क्या संदेश देंगे, आजादी का संदेश। उनके 2 ही नारे थे, कौमी नारा, जय हिंद, यही नारे वो बोलते थे।
लेकिन पुलिस ने बुरी तरह से उनको मारा पीटा, और मारा पीटा करने के बाद उनको वहां छोड़कर पुलिस वहां से चलती बनी। छोटी कहानी कर दें तो लोगों ने बाद में उनको उठा करके नाड़िया का नौड़ वहां से कोई आधे किलोमीटर पर था, वहां एक सराय थी, वहां उनको जमा कर दिया। वहां जो उनकी सेवा शुश्रूषा हो सकती थी, खाना पीना, जख्मों पर दवाई लगाना, वो सब किया। उसमें कॉमरेड शमशेर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मैं तो मेरा वहां आना जाना बड़ा आम था, बाकी लोगों का भी, हमारे हमारे मोहल्ले में ही था वो। तो मैंने जब इस बात की, हरिकृष्ण जी भी थे, तो वो भी उस वक्त फिर वहाँ आए और वो भी उनकी सेवा कर रहे थे, पंडित हरिकृष्ण जी। मैंने उनसे पूछा, ये कौन युवक हैं जो आपके साथ सहयोग कर रहे हैं? उन्होंने कहा, ये शमशेर सिंह है। बहुत ही उन्होंने उनकी प्रशंसा की। ये मेरी उनसे पहली एनकाउंटर थी कि उन्होंने, लेकिन मैं इस बात को यही भूल गया, इसको कुछ अधिक याद नहीं रख सका। मैं बताता हूं आपको कि किसी लेखक के लिए, किसी कवि के लिए, विशेषकर जन कवि के लिए, वैसे तो राजाओं की प्रशंसा गीत गाने वाले कवि इतिहास में बड़े फेमस हुए हैं, क्योंकि हमारे इतिहास में और क्या है, हमारा इतिहास राजाओं का इतिहास है। और उस इतिहास में अगर कहीं किसी कवि का रेफरेंस आया है तो वो इसी संदर्भ में आया है कि उन्होंने राजाओं की प्रशंसा की, उनके प्रशंसा गीत गाए। विवशता थी, सच्ची बात ये भी है। आमतौर पर लेखक कोई धनाढ्य व्यक्ति नहीं होता। आश्चर्य ही होगा कि आपको कोई धनाढ्य व्यक्ति कवि मिल जाए या कोई लेखक मिल जाए। कवि और लेखक तो कोई निर्धन व्यक्ति ही होगा, क्योंकि उसकी जो भावनाएं हैं, जब अति हो जाती है उसकी कठिनाइयों की, तो उन भावनाओं को वो उन शब्दों में प्रकट करता है। उसके लिए वो भाषा ढूंढता है। वो कहानी भी हो सकती है, वो कविता भी हो सकती है। तो कॉमरेड शमशेर सिंह जी ने उसके बाद जो दृश्य देखा, उस पर वो भड़क गए। राजा बिलासपुर अपनी रियासत छोड़ चुके थे वो, लेकिन फिर भी केंद्रीय सरकार ने रियासत पर पूरा कब्जा करने के लिए एक नीति अपनाई। उन्होंने राजा बिलासपुर को ही बिलासपुर का चीफ कमिश्नर नियुक्त कर दिया। जब भी कभी राजा बिलासपुर में होते थे, वो रंगनाथ के मंदिर में अवश्य आकर हाजिरी देते थे और वहां माथा टेकते थे। ये रंगनाथ का मंदिर भी, जहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, रंगनाथ मोहल्ला, बहुत आश्चर्य होता है ये जान करके कि जो अभी भी ऐसे बुजुर्ग हैं जिन्होंने अपनी जवानी पुराने बिलासपुर शहर में गुजारी है, बचपन पुराने बिलासपुर शहर में गुजारा है, लेकिन अखबारों में आम छपता है सांडू मैदान के मंदिर। अरे सांडू मैदान में कहाँ से मंदिर? इसका मतलब है जिसने लिखा उसने न सांडू देखा न मंदिर देखे, दोनों ही नहीं देखे, सुनी सुनाई बात। ये मैं रंगनाथ मंदिर की बात कर रहा हूँ, जो सांडू मैदान से कोई 3 किलोमीटर इधर था, मेरे मकान के बिल्कुल ठीक सामने। वो माथा टेकने के लिए आए। उनके साथ एक बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे, मैं नाम नहीं लूंगा, क्षमा करें, मेरे सामने की बात है। वो राजा साहब के साथ रहते थे, युवक थे, 9वीं 10वीं पढ़ते थे। राजा साहब ने उनको पढ़ाया और आगे फिर जाकर के बहुत वो हाई कोर्ट तक के जज बने, बिलासपुर से पहले जज। तो वो
जब वो बूट खोलते थे मंदिर में जाने के लिए तो वो झुक जाते थे, झुक जाएंगे और राजा साहब अपना पाँव उठा करके उनकी पीठ पर रखेंगे। मैं आपको गुलामी के दिनों की बात बता रहा हूँ। आज तो जो लोग आज के वातावरण में पैदा हुए हैं वो इस वातावरण को इमेजिन नहीं कर सकते। मैं 10th में पढ़ता था तो मैं सिर पर टोपी रखे बगैर सांडू मैदान में एंटर नहीं हो सकता था, अपने स्कूल नहीं जा सकता था। मुझे सिर भद्दर करानी पड़ती थी, यानी मशीन फेर कर अपने बाल साफ कराने पड़ते थे। राज खानदान में अगर कहीं कोई डेथ हो जाती थी या शोक होता था तो सारा बिलासपुर जो है उसको शोक बनाना आवश्यक था। मैं सिर्फ आपको एक दृश्य दिखा रहा हूं उस समय का, जिस समय राजा बिलासपुर की। तो ये दृश्य जब शमशेर सिंह जी ने देखा, वो भी वहीं खड़े थे, वो उसी वक्त खड़े हो गए। कोई 10 सीढ़ियां थी, तब मंदिर का प्लेटफॉर्म था, तब उसके ऊपर वो मंदिर बना हुआ था। कहने लगे रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, राज तो चला गया था। और आप हैरान होंगे कि उस समय भी आप तो चीफ कमिश्नर थे, लेकिन राजाशाही की बू या बदबू अभी गई नहीं थी, वो वैसी की वैसी ही चिपकी हुई थी। और उसका वो संस्करण था। 3-4 पुलिस वाले उन पर भड़के, उन्होंने उनको पकड़ा, घसीटा, पीटा, जो कुछ करते थे वो सब किया और उनको ले गए। आसपास के लोग थे वो भाग गए ये सब कुछ देख करके, ये देख करके कि पता नहीं हमारी बारी भी आ जाएगी। मैं कभी शमशेर सिंह की बात आपको बता रहा हूँ। इतनी दिलेरी बहुत कम लोगों में होती है। और तीसरी बारी तो उन्होंने अति ही कर दी। अति मैं इस हिसाब से कहता हूँ कि एक ऐसी सत्ता को ललकारा उन्होंने जिसके आगे कोई सुनवाई नहीं थी। चीफ कमिश्नर डॉक्टर वाई.एस. परमार स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय राज्य स्तरीय डॉक्टर परमार ने गुवारवी में लिया। पता नहीं इस निर्णय के पीछे क्या बात थी। हो सकता है जो वहाँ की राजनीति थी, क्योंकि ज्यादातर लोग कांस्टिट्यूएंसी विरोध पक्ष में जाती थी, इसलिए भी हो सकता है कि उन्होंने निर्णय लिया हो कि मैं वहाँ ये करूँ। कुछ लड़कियाँ थी जो सारे हिमाचल प्रदेश में ये कोई सामाजिक संस्था बनाई थी, जिसमें आधे पैसे बहुत थोड़ी सी कोई 100 रुपये की तनख्वाह मिलती थी, आधे पैसे केंद्रीय सरकार देती थी, आधे पैसे स्टेट सरकार देती थी। और वो धन जो था उससे उनको वेतन मिलता था, लेकिन 6 महीने से उनको वेतन नहीं मिल रहा था। इसलिए उनको समझाया होगा, मुझे नहीं मालूम। मैं तो एक पत्रकार के नाते वहाँ उपस्थित था, मेरा वहाँ उपस्थित होना आवश्यक था। मैं अकेला उस वक्त पत्रकार हुआ करता था। तो वो लड़कियां पहले तो किनारे थी, खड़ी हुई अलग थी, कोई 25-30 लड़कियां सारे हिमाचल से आई थी, बिलासपुर की भी थी। जब डॉक्टर परमार बोलने की, डॉक्टर परमार की बारी आई तो उससे पहले वो उठी और डॉक्टर परमार जिंदाबाद और हमारा नारा जय हिंद, ये नारे लगाते हुई वो आगे बढ़ी। पहले तो पुलिस ने चाहा कि इनको रोका जाए, लेकिन डॉक्टर परमार ने इशारा कर दिया कि भाई मेरे नारे लगा रही है और जय हिंद बोल रही है, कौमी नारा बोल रही है, कोई आपत्तिजनक नारा नहीं लगा रही, क्यों रोकना। उनको आने दिया। लेकिन
जब वो डॉक्टर परमार के निकट पहुंची तो एक ने राष्ट्रीय ध्वज जो था वो निकाल लिया और उसे लहराना शुरू कर दिया। और एकदम से जिस व्यक्ति के विरुद्ध उनका रोष था, मैं नाम नहीं लूंगा, स्थानीय व्यक्ति है, सब रोज का मिलना होता है, उनके परिवार हैं, उसके विरुद्ध मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। और वो डॉक्टर परमार को बहुत प्रिय थे व्यक्ति, उनके बहुत निकट थे। डॉक्टर परमार को एकदम से क्रोध आ गया। मैं समझता हूँ डॉक्टर परमार जैसा मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश को आज तक नहीं मिला। 18 वर्ष राज्य किया, लेकिन उनके राज्यकाल में आप विरोध पक्ष में रहें चाहे आप सत्ता पक्ष में हो, कभी कोई ऐसा नुक्स नहीं निकाल सकते कि उन्होंने कोई अन्याय किया हो। अब तो 20 उदाहरण आपको मिल जाएंगे। तो डॉक्टर परमार एकदम से उठे और उस लड़की के हाथ से वो झंडा छीना और उसको फेंक दिया। गलती कर दी, गुस्से में, क्रोध में। क्रोध तो आपको पता है बुजुर्गों के समय से क्रोध पागलपन है, पागल कर देता है आदमी को। और डॉक्टर परमार जैसे व्यक्ति को भी, एक सज्जन पुरुष को भी क्रोध ने पागल कर दिया और उन्होंने राष्ट्रीय फ्लैग को अपने हाथ से, लड़की के हाथ से छीन करके धरती पर फेंक दिया। कुछ लोग दौड़े, उन्होंने वो झंडा उठाया और एकदम से उसको इकट्ठा करके और लड़कियों को घसीटते पीटते हुए उस वक्त, तो उसके बाद तो लड़कियों का जो हाल हुआ भगवान जाने, बहुत बुरी। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती, शमशेर पर जाकर खत्म होती है। शमशेर सिंह उठे और उन्होंने डॉक्टर परमार के लिए जो जो शब्द कहे, कंडेमनेशन के, वो कहने के लायक नहीं है। इतना दम दिखाया, इतनी हिम्मत दिखाई, लेकिन इससे पहले कि वो तो 1 मिनट भी बोल पाते, पुलिस ने चारों तरफ से उसे घेरा और उनको घसीटते पीटते हुए। मतलब ये कि छिपे रूप से तो ये जो कांग्रेस के लोग थे ये भी करते रहे। इन्होंने भी एक संस्था बनाई थी, उसके नीचे काम करते रहे, आज़ादी की लड़ाई लड़ते रहे। और स्वतंत्रता सेनानी आए सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने खुले रूप से नारे लगाए और वो बुरी तरह से पीटे गए। और उनके साथ ही कॉमरेड शमशेर सिंह भी मिले और कॉमरेड शमशेर सिंह ने हर बारी सत्ता को चुनौती दी। बुरे जहां उनको लगा कार्य काम गलत हुआ, उसको उन्होंने चुनौती देकर के चैलेंज किया और ये दिखाया कि जो दिलेरी, जो बहादुरी, जो निर्भीकता एक राजनेता में चाहिए, वो एक जल कवि में थी। इनकी कविताओं में भी आप वही धारा देखेंगे, वही दिशा देखेंगे। मेरा वक्तव्य लंबा हो गया है, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। मेरा उनसे जो परिचय हुआ वो यहीं से शुरू हुआ और फिर तो उनके गीत जो थे, उन्हें केशव जी मेरे बहुत परम मित्र थे और वो उनको धुनें बनाते थे, वो बहुत अच्छे संगीतज्ञ थे। तो उनके साथ मिलकर के उन्होंने अपने गीतों की धुनें बनाई, क्योंकि उनको ये था कि जब तक यहाँ एक सज्जन ने कहा है कि जब तक हम अपनी कविता को जनता तक नहीं पहुँचाते, संदेश के रूप में वो घर घर नहीं जाती, तब तक उसका प्रभाव नहीं रहेगा। वो पुस्तकों के पन्नों में ही कहीं छिप कर रह जाएगी, कोई पढ़ेगा तो लगेगा पता। इसलिए कृपया मेरा आग्रह है कि हम सब, मेरे सहित हम सब ये निर्णय करें कि हम जो कुछ लिखें वो समाज परक हो, उसका समाज से कोई ना संपर्क हो और वो समाज की किसी समस्या को उठाए, उस समस्या का सुलझाव पेश करे अगर संभव हो, या कम से कम समस्या ही प्रस्तुत करे। तो ये भी जन सेवा है, ये भी समाज सेवा है।
मैंने ये निवेदन करना था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।